Hello friends, welcome to my channel. I hope you are doing great. Today I will discuss regarding history questions. We have already covered 40 questions. If you have not watched, please visit there and watch all of the videos. And I will start from the 41st question. And the video would remain in the both language, Hindi and English. 41 start करते हैं. With reference to the system of dual government in Bengal, consider of the following statement. The first statement is, under this system, the East India Company was vested with the power of Diwan, whereas the Nawab of Bengal was the responsible for निजामत function. इसमें दिया गया कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवान के फंक्शन दिए गए थे और वेयर एज द नवाब ऑफ बंगाल रिस्पॉन्सिबल फॉर द निजामत फंक्शन, और जो बंगाल का नवाब था उसको निजामत मतलब पीस मेंटेन का, पुलिस का, लॉ एंड ऑर्डर का फंक्शन दिया हुआ था. सेकंड ऑप्शन है, इट वाज द कंसिक्वेंस ऑफ द बैटल ऑफ बक्सर. जो पूछा गया कि ये बैटल ऑफ बक्सर के बाद ये ड्यूअल गवर्नमेंट बंगाल में आई. और थर्ड ऑप्शन है, दिस सिस्टम इनकॉर्पोरेट प्रिंसिपल ऑफ द चेक्स एंड बैलेंस. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स करेक्ट. ऑप्शन देखते हैं. फर्स्ट एंड सेकंड आंसर इसका ठीक है. जो मैंने पहले ही बता दिया आपको कि द ड्यूअल गवर्नमेंट मीन द सिस्टम ऑफ गवर्नेंस वेयर द कंपनी एक्सरसाइज दीवानी फंक्शन. दीवानी मतलब रिवेन्यू कलेक्शन. वाइल द नवाब बंगाल एक्सरसाइज द निजामत फंक्शन. डिफेंस, लॉ एंड ऑर्डर, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस. डिफेंस का, लॉ का, ऑर्डर का एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द जस्टिस. एडमिनिस्ट्रेशन मतलब आदमियों को जस्टिस, न्याय प्रदान करने का काम नवाब का होता था. और ये एक पॉलिसी इसलिए थी क्योंकि अंग्रेज रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं चाहते थे. वो बस पैसा इकट्ठा करना चाहते थे और लोगों की प्रॉब्लम को रिजोल्व नहीं करना चाहते थे. एंड सेकेंड ऑप्शन इज द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द ड्यूअल गवर्नमेंट इन बंगाल वाज द कंसिक्वेंस ऑफ द बैटल ऑफ बक्सर. हाँ, जो क्योंकि बैटल ऑफ बक्सर के बाद ही अंग्रेजों ने इंडिया में फुल अपना कंफर्म कर दिया था कि वो पैन इंडिया एम्पायर बन जाएंगे इंडिया में, और उन्होंने फ्रांसीसियों को यहाँ से खदेड़ दिया था. And third option is incorrect. The company indirectly controlled the निजामत function through its right to nominate डिप्टी सूबेदार. उन्होंने क्या है, निजामत फंक्शन दिए हुए थे नवाब को, बट उनके नीचे अपना एक सूबेदार के पोस्ट के नाम से या डिप्टी नजीम के नाम से एक बना दिया. और जिसमें क्या है, इससे हमें क्या पता चलता है कि वहाँ चेक एंड बैलेंस का मिसिंग सिस्टम में था. क्योंकि जो दीवानी काम है वो ईस्ट इंडिया कंपनी कर रही है, और जहाँ पे निज़ाम काम है वो भी ईस्ट इंडिया कंपनी ही कर रही है थ्रू इनडायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. 42 क्वेश्चन. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द प्रोविजन ऑफ द हिंदू विडो रीमैरिज एक्ट ऑफ 1856. इसमें ये दिया गया है कि जो हिंदू विधवा की रीमैरिज एक्ट 1856 के बारे में क्या ठीक है. फर्स्ट ऑप्शन इज द एक्ट वाज ड्राफ्टेड एंड पास्ड बाय लॉर्ड डलहौजी. जो एक्ट पास किया गया था उसके बाद लॉर्ड डलहौजी के ने किया था. एंड सेकंड ऑप्शन इज इट वाज द फर्स्ट मेजर सोशल रिफॉर्म लेजिस्लेशन ऑफ द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन अंडर द कंपनी रूल. इसने बोला कि फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेशन कंपनी के रूल के अकॉर्डिंग था. इट वाज द फर्स्ट मेजर सोशल रिफॉर्म. की फर्स्ट मेजर सोशल रिफॉर्म था क्या, विडो रीमैरिज वाला. एंड द थर्ड ऑप्शन इज अकॉर्डिंग टू इट राइट्स ऑफ द विडो ऑन डिक्रीज हस्बैंड प्रॉपर्टी डिसीज अपॉन हर मैरिज. इसमें ये बोला गया है कि जो आज भी लागू होता है कि विडो रीमैरिज कर लेती है तो उसका डिसीज हो जाता है अपने हस्बैंड की प्रॉपर्टी पे हक. विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर करेक्ट. आंसर देख लेते हैं कौन सा करेक्ट है. इसका थर्ड ऑप्शन करेक्ट है. एक्सप्लेनेशन देखते हैं. एक्सप्लेनेशन में द हिंदू रीमैरिज एक्ट 1856 लीगलाइज द रीमैरिज ऑफ द हिंदू विडोज इन ऑल जुरिडिक्शन ऑफ ऑल अंडर ईस्ट इंडिया कंपनी रूल. जो हिंदू विडो रीमैरिज एक्ट था, लीगलाइज कर दिया रीमैरिज को, हिंदू विडो को इस एक्ट के थ्रू. पहले क्या था, अपने हिंदू सोसाइटी में विधवा को दोबारा से पुनर्विवाह करने का कोई प्रावधान नहीं था, क्योंकि वो रिचुअल्स फॉलो करते थे, अपनी कल्चरल हेरिटेज समझते थे कि विडो को रीमैरिज नहीं करनी चाहिए. सती प्रथा का प्रचलन था. पर अंग्रेज़ों ने 1856 में एक ये इंटरवेन किया हमारे रिलीजियस बिलीफ में कि उन्होंने एक्ट बना दिया कि 1856, हालांकि वो बहुत गलत था इंडियंस का कि वो
विडो रीमैरिज के एक्ट में नहीं थे, सती प्रथा चलाते थे, पर इसलिए उन्होंने रिफॉर्म लेके आए अंग्रेज कि उन्होंने 1856 में विडो रीमैरिज एक्ट बना दिया। लाइक एक सोशल रिफॉर्मिस्ट थे ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ये इसलिए फेमस थे कि ये ईश्वर चंद्र विद्यासागर निम्न जाति के पर्सनल थे। एंड द फर्स्ट वन इज इनकरेक्ट, द एक्ट वाज ड्राफ्टेड बाय लॉर्ड डलहौजी एंड पास्ड बाय लॉर्ड कैनिंग बिफोर द इंडियन रेबिलियन ऑफ द 1850। ये हमें पता चल गया कि लॉर्ड डलहौजी ने तो ये ड्राफ्ट कर दिया था, मतलब उसको ढांचा तैयार कर दिया था, बट पास किया गया था लॉर्ड कैनिंग ने, क्योंकि हमें पता है 1857 की क्रांति के टाइम लॉर्ड कैनिंग ही गवर्नर जनरल था। एंड द सेकेंड वन इज इनकरेक्ट, द एबोलिशन ऑफ सती थ्रू रेगुलेशन ऑफ द 17 इन 1829। ये पहला एक्ट नहीं था कि जो विडो रीमैरिज 1856 में बना, इससे पहले 1829 में सती प्रथा को रेगुलेट कर दिया था, बंद नहीं किया था, थ्रू रेगुलेशन कर दिया था उन्होंने। एंड नोट द हिंदू विडो रीमैरिज एक्ट ऑफ 1856 वाज द फर्स्ट मेजर, यही बताया गया कि फर्स्ट नहीं था, उससे पहले सती प्रथा के बारे में एक रूल 1829 में अंग्रेजों ने बना दिया था। एंड द थर्ड वन इज करेक्ट, वन ऑफ द प्रोविजन ऑफ द एक्ट वाज दैट राइट टू रीमैरिज विडो ऑन द डिसीज हस्बैंड, कि जो विडो रीमैरिज कर लेगी तो डिसीज हस्बैंड है, जो गुजर गया उसका हस्बैंड, उसकी प्रॉपर्टी पे उसका अधिकार खत्म हो जाएगा, जो कि आज तक प्रचलित है। हमारी बहुत सारे रूल रेगुलेशन अंग्रेजों के टाइम के आज तक प्रचलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 43, विद रेफरेंस टू द रीजन ऑफ द पाइका रेबेलियन 1817 कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। 1817 में पाइका रेबेलियन, कल हमने मुंडा सिंथाल अपराइजिंग के बारे में बात की थी, जो कि झारखंड में राजमहल हिल के पास रहते थे। उन्होंने अपराइजिंग करी थी क्योंकि जमींदारों के खिलाफ, गवर्नमेंट के खिलाफ नहीं की। यही ऐसे ही एक सेम क्वेश्चन है कि पाइका रेबेलियन, पाइका क्या होते थे, उड़ीसा में रहने वाले ये ट्राइबल थे, इन्होंने भी जमींदारों से तंग होके अपना रेबेल किया था, विद्रोह किया था। द क्वेश्चन देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन, द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ लोकल पीसेंट्स बाय फॉरेनर प्लांटर, जो फॉरेनर थे वहाँ पे प्लांटिंग करने आए थे, जैसे टी बाग में करते हैं, वो तो उनके द्वारा एक्सप्लॉयटेशन से वो किए थे, क्योंकि ये उड़ीसा की कहानी, तो उड़ीसा में प्लांटर थे जो क्या उनसे तंग होकर इन्होंने काम किया था। सेकंड ऑप्शन, ट्रांसफर ऑफ लोकल लैंड्स टू एब्सेंटी लैंडलॉर्डिज्म ऑफ पिटेंस। इनमें क्या था, जो एब्सेंटी लैंडलॉर्ड्स, जो लैंडलॉर्ड्स क्या होता है, ज़मीन का मालिक होता है, जो लोकल लैंड थी उनको लैंडलॉर्ड्स के दया पे रख दिया गया। क्या थर्ड ऑप्शन है, द चेंज इन द करेंसी सिस्टम, करेंसी चेंज कर दी थी क्या। एंड द फोर्थ इज द ब्रिटिश कंट्रोल ओवर द साल्ट प्रोडक्शन, अंग्रेजों का साल्ट प्रोडक्शन पे हो गया था कंट्रोल। विच ऑफ द करेक्ट ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन में इसका सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ ठीक है, मतलब एक फर्स्ट गलत है, बाकी सब ठीक है। जैसे पाइका, एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं। द पाइका वाज द लैंडेड मिलिशिया, जो मिलिशिया क्या होता है, भूरक्षक थे ये, मिलिशिया थे भूरक्षक, जमीन के रक्षक थे ये। इन दी सर्विस ऑफ द जमींदार लैंडलॉर्ड्स, जमींदार की सर्विस करते थे ये, मतलब जो जमीन के मालिक होते थे उनकी जमीन की रक्षा करते थे। इनको एक सिपाही जमींदार बाई अबुल फजल ने एक किताब लिखी थी, सिपाही ए जमींदार, उसमें भी वर्णन किया हुआ है इसका। दे रिसीव्ड लैंड ग्रांट्स एज सैलरी इन लीव होता है अवैज में, किसी चीज़ के बदले में, उनको सैलरी के बदले में ज़मीन मिलती थी। मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर, कोलोनाइजेशन फॉर्मली एंटर्ड इन उड़ीसा इन सितंबर 1803। मतलब कोलोनाइजेशन मतलब होता है कि अंग्रेजों ने अपनी कॉलोनी बना दिया, किसको, उड़ीसा को 1803 में बनाया। द एंट्री ऑफ द कोलोनिज्म इन उड़ीसा क्रिएटेड सेवरल प्रॉब्लम फॉर द पीपल, वहाँ के आदमियों के लिए बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट होगी, क्योंकि अब कोई अपनी मर्जी से रह रहा है और उसके ऊपर आके कोई विदेशी सरकार आ गई तो प्रॉब्लम तो होनी थी। और इवेंचुअली होता है लास्ट में, अंतिम, लीडिंग टू दी पाइका रेबेलियन, पाइका रेबेल हो गए क्योंकि वो परेशान हो गए थे, पेस्टर हो गए थे, इरिटेट हो गए थे। एंड फर्स्ट वन इज इनकरेक्ट बिकॉज फॉरनर प्लांटर्स हैड नो रोल इन द कॉजिंग पाइका, जो फॉरनर प्लांटर्स थे उड़ीसा में, उनका पाइका रेबेलियन में कोई रोल नहीं था। एंड द सेकेंड वन इज करेक्ट,
वन ऑफ द रीजन फॉर द पाइका रेबिलियन कौन सा था? इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू रिवेन्यू सेटलमेंट इन उड़ीसा। उड़ीसा में क्या है? रिवेन्यू सेटलमेंट मतलब कर अदा करने के उड़ीसा में एक नया रूल आ गया था। इसमें क्या होता था? ओडिया प्रॉपर्टियर फेस र्यून, जो उड़ीसा में प्रॉपर्टी थी जिनके पास, वो नष्ट हो गए। एंड द लैंड वाज ट्रांसफर टू द बंगाली एब्सेंटी लैंडलॉर्डिज्म फॉर द पिटेंस ओपन फॉर ए पिटेंस। मतलब उड़ीसा के जो लैंडलॉर्ड थे उनकी जमीन नष्ट कर दी और बंगाली को दे दिया गया, बंगाली जमींदार को दिया गया जो कि उनके अंग्रेजों के खास थे। पिटेंस होता है वजीफा, ओपन फॉर ए पिटेंस, वजीफे में मतलब इनाम में दे दिया उन्होंने बंगाली लैंडलॉर्ड्स को। थर्ड वन इज करेक्ट। आफ्टर एंटरिंग उड़ीसा द ब्रिटिश चेंज द करेंसी सिस्टम। उड़ीसा में इंटर हो गए तो अंग्रेजों ने क्या किया? करेंसी सिस्टम चेंज कर दिया। उन्होंने क्या किया? सिल्वर के, चांदी के सिक्के बना दिए। और पहले क्या था, जो वहाँ पे ट्राइबल थे वो पैसे नहीं दे पाते थे, वो क्या करते थे? कर देते थे अपनी कौड़ियों में या अनाज के दानों में। तो क्या किया उन्होंने? सिल्वर जो कि कॉस्टली था उस टाइम पे, तो वो कॉस्टली मेटल को में कर लेने लगे। तो उसके लिए जो नॉर्मल ये थे ट्राइबल, इनको ज़्यादा तो कौड़ी देनी पड़ती थी और ज़्यादा ही अनाज देना पड़ता था। यही प्रॉब्लम थी। तो इसलिए ये भी एक कारण था कि वो रेबेल हो गए और ब्रिटिश कंट्रोल। और ये साल्ट प्रोडक्शन पे भी कोस्टल एरिया में उड़ीसा में 1814 में इन्होंने अपना हक जमा लिया था, जिससे भी वे पाइका रेबल हो गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 44 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर द फीचर्स ऑफ द लैंड रेवेन्यू पॉलिसी ऑफ परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम। परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम इंट्रोड्यूस्ड बाय लॉर्ड कॉर्नवालिस। कल भी हमने बात की थी इसके बारे में कि परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम तो उड़ीसा बंगाल में बनाया गया था, उड़ीसा बंगाल बिहार में बनाया गया था और लॉर्ड कॉर्नवालिस ने बनाया गया था। कल भी हमने पूरा डिस्कस किया था कि जो रॉयटवाड़ी सिस्टम होता है वो क्या है, साउथ में रहता है, साउथ में था, जिसे थॉमस मुनरो ने बनाया था। और जो हम बात करें कि हरियाणा पंजाब एरिया में महलवाड़ी सिस्टम था, लैंड रिवेन्यू कलेक्शन का सिस्टम बोलते हैं इसको। तो जो परमानेंट सेटलमेंट बोल दो या जमींदारी सिस्टम बोल दो, ये एक ही हैं और ये बंगाल बिहार उड़ीसा एरिया में थे ये। तो इसके बारे में ऑप्शन दिए हुए हैं। द जमींदार राइट्स ऑफ ओनरशिप ऑफ लैंड वाज मेड नॉन ट्रांसफरेबल। जो जमींदार की लैंड थी उसको नॉन ट्रांसफरेबल बनाया गया। एंड सेकेंड ऑप्शन इज द कस्टमरी राइट ऑफ द कल्टिवेटर्स ऑफ द लैंड वाज टेकन। जो कस्टमरी मतलब जो विरासत में कस्टम माना जाता है कि ये एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में कल्टिवेटर का इसने छीन लिया। और द लैंड रेवेन्यू टू पेड बाय द जमींदार टू द कंपनी वाज फिक्स। जो लैंड रेवेन्यू जमींदार को देना था वो कंपनी ने फिक्स कर दिया था। इसके ऑप्शन देखते हैं। सेकंड और थर्ड इसका करेक्ट है, फर्स्ट इसका इनकरेक्ट है। अकॉर्डिंग टू द पॉलिसी ऑफ द परमानेंट सेटलमेंट, परमानेंट सेटलमेंट का और द जमींदार वर नॉट टू एक्ट एज एजेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट इन कलेक्टिंग लैंड रेवेन्यू फॉर द राइट बट आल्सो बिकम ओनर ऑफ द एंटायर लैंड इन देयर जमींदार। जमींदार क्या करते थे, बस वो रेवेन्यू नहीं देते थे बट उनको प्रॉपर्टी राइट भी दे दिया गया अंग्रेजों ने, और जमींदार ही मेन मालिक हो गए ज़मीनों के। और वो हेरिडेटरी मतलब उनकी विरासत में पास होने लगा। फर्स्ट है उसका पिताजी करते थे, फिर उसका बेटा करता था, फिर उसका बेटा करता था। ये ट्रांसफ़र करते रह गए ज़मींदारी को और लैंड राइट्स परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम में दे दिए थे, परमानेंट कर दिए थे। द सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट। द कल्टिवेटर वार रिड्यूस टू द स्टेटस ऑफ द टीनेंट। टीनेंट का असली मीनिंग होता है किराएदार या काश्तकार बोल सकते हैं हम इसको। जो कल्टीवेटर थे फसल उगाने वाले थे उनको तो जैसे किराएदार टाइप में बना दिया। वो काश्तकार का काम करते थे, बस खेत में काम करना उनका काम होता था और उनको नहीं तो कोई लैंड राइट्स था, उनका ज़मीन पे कोई अधिकार नहीं था, उनका पैसे भी उनको कम मिलते थे। क्योंकि इसमें क्या है, परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम में 1/11 तो जो है जमींदार अपने पास रखता था और 9-10-11 पार्ट है जो रेवेन्यू का वो गवर्नमेंट को उसको देना पड़ता था, वो फिक्स कर दिया था। द टेनेंसी वाज द बंगाल वाज लेफ्ट इंटायरली एट द मर्सी ऑफ जमींदार। जो टेनेंट थे या उनको कल्टीवेटर बोलते हैं, वो बंगाल के जमींदारों की दया पे जीवित रहने लगे। एंड द थर्ड वन इज करेक्ट। द जमींदार वर अलाउड टू रिटेन ओनली 1, ये जो मैंने बताई दिया कि 1/11 पार्ट उनके पास रहता था जमींदार के पास,
उसमें से ही थोड़ा बहुत वो कल्टीवेटर बोल लो या टेनेंट बोल लो, किराएदार टाइप में, तो वो उनको दे देते थे। बाकी 10th और 11th पार्ट तो ईस्ट इंडिया कंपनी ले जाती थी उनसे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 45th क्वेश्चन। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेफरेंस टू द नेशनल कोल इंडेक्स। ये कोल इंडेक्स रिसेंटली एक गवर्नमेंट नई पॉलिसी लेके आई है, विच वाज रिसेंटली न्यूज। जैसे हमने कोल स्कैम के बारे में पहले सुना है न्यूज़ में और पढ़ भी चुके हैं, वैसे ही उस चीज़ों को रोकने के लिए इसलिए एक नेशनल कोल इंडेक्स आया है, और ज़्यादा से ज़्यादा कर इकट्ठा कर सके गवर्नमेंट, रिवेन्यू टैक्स लगा सके, इसलिए नेशनल कोल इंडेक्स बना है। इसके बारे में स्टेटमेंट दी हुई है, उनमें से कौन सी करेक्ट है। फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं, इट इज़ एन इंडेक्स which depicts the change of price level of the coal in the particular month relative to the fixed base year। इसमें क्या है, ये एक इंडेक्स है, इसमें ये बताता है कि जो प्राइस ऑफ कोल पर्टिकुलर मंथ, एक मंथ का रिलेटिव टू द फिक्स्ड बेस ईयर, जो एक फिक्स कर दिया बेस ईयर, जैसे 2010-11 फिक्स कर दिया, इसी के बेस पे हम अगले पैरामीटर को मेजर करेंगे, कितना इंक्रीज हुआ कितना डिक्रीज हुआ, इंडेक्स बोल दिया उसको। क्या ये चीज़ ठीक है। और द सेकेंड ऑप्शन, इट इज़ द इनिशिएटिव फॉर द कॉमर्शियल ऑक्शन ऑफ द कोल माइंस ऑन ए प्रॉफिट शेयरिंग बेसिस। कोल माइन का जो कॉमर्शियल ऑक्शन है, जो व्यापारिक से नीलामी होती है कोल माइंस की, क्या प्रॉफिट शेयरिंग बेसिस पे है कि गवर्नमेंट को इसमें से प्रॉफिट मिलेगा। ऑप्शन देखते हैं, फर्स्ट ऑप्शन इसका ठीक है। एक्सप्लेनेशन, रिसेंटली द मिनिस्ट्री ऑफ कोल हैज इंटर्ड यूजिंग द नेशनल कोल। मिनिस्ट्री ऑफ कोल जो है कोल माइंस के ऊपर कंट्रोल करती है, इसने एक इंडेक्स बना दिया नेशनल स्तर पे, मतलब राष्ट्रीय स्तर पे कोल इंडेक्स बना दिया फॉर द कॉमर्शियल ऑक्शन ऑफ द कोल माइंस। कोल माइंस है उनका ऑक्शन होगा, तो उसके लिए इन्होंने इंडेक्स तैयार कर दिया है। फर्स्ट स्टेटमेंट इसकी करेक्ट है, इट इज़ एन इंडेक्स विच डिपिक्स द चेंज ऑफ प्राइस लेवल ऑफ ए कोल इन ए पर्टिकुलर मंथ रिलेटिव टू द फिक्स्ड बेस ईयर। ये पर्टिकुलर मंथ में ये बताता है कि पिछले साल में इस मंथ में कितना इसका रेट था, अब कितना इंक्रीज हुआ डिक्रीज हुआ, तो उसी हिसाब से इंडेक्स बताता है। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। सेकंड ऑप्शन इनकरेक्ट है, क्योंकि ये मिनिस्ट्री ऑफ कोल का कॉमर्शियल ऑक्शन फॉर रिवेन्यू शेयरिंग बेसिस। इट इज़ द इनिशिएटिव ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ कोल फॉर कॉमर्शियल ऑक्शन ऑफ कोल माइंस ऑन ए रिवेन्यू शेयरिंग बेसिस। पार्टनरशिप बेसिस पे नहीं है, रिवेन्यू शेयरिंग बेसिस पे है कि उनसे रिवेन्यू लेना है। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, 46th। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द इंडियन फैक्ट्री एक्ट। पहले क्या है, फैक्ट्री एक्ट होते थे, उनको बार बार अपडेट किया जाता था। अभी तो क्या है, गवर्नमेंट 2020 में उनको 4 कोड में चेंज कर दिया। जितने भी लेबर लॉ थे, फैक्ट्री लॉज वगैरह थे, उनको 4 कोड में डिसाइड कर दिया। पर ये 1881 में फैक्ट्री एक्ट था, उसके बारे में क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट। इट इंक्रीज द मिनिमम एज फॉर द चिल्ड्रन वर्किंग इन फैक्ट्री 7 से 9 ईयर्स। इन्होंने क्या किया कि बच्चों की जो फैक्ट्रियों में काम करते थे 7 से 9 कर दी थी। क्या एज, मतलब पहले क्या ये पूछ रहे हैं कि ये पहले एज लिमिट मतलब 7 साल से नीचे का बच्चा काम नहीं कर सकता था, इन्होंने 7 से इस रूल के एक्ट क्या 9 कर दी थी क्या? नहीं, ये गलत है। इसके बाद एक फैक्ट्री एक्ट आया था 10 साल बाद, उसमें 7 से 9 की थी, ये इसमें नहीं हुई थी, इसमें 7 साल ही फिक्स थी। और सेकेंड ऑप्शन है, इट इज़ रेस्ट्रिक्टेड वर्किंग आवर टू 9 आवर पर डे फॉर ए चिल्ड्रन। क्या इसने 9 घंटे बच्चों के काम करने के लिए फिक्स कर रखे थे। एंड थर्ड ऑप्शन है, इट प्रोवाइडेड ए वीकली हॉलीडे फॉर ऑल वर्कर इररिस्पेक्टिव ऑफ एज एंड जेंडर। इन्होंने क्या बोला कि हर वर्कर को वीकली हॉलीडे उसके एज और जेंडर के हिसाब से नहीं है, वो सबको एक वीक में हॉलीडे मिलेगा, छुट्टी मिलेगा। ऑप्शन देखते हैं कौन सा करेक्ट है। इसमें सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, फर्स्ट एंड थर्ड गलत है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। द फर्स्ट फैक्ट्री कमीशन वाज अपॉइंटेड इन द 1875 इन बॉम्बे एंड द फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट वाज पास्ड इन 1881 ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ द लॉर्ड रिपन। जो क्या बोला गया कि फैक्ट्री कमीशन बना गया, कोई भी एक्ट बनाने से पहले कमीशन बनता है, पहले आज की गवर्नमेंट के साथ भी ये होता है, पहले भी यही होता था। और एक्ट आया 1881 में, 6 साल लग गए कमीशन को एक्ट बनाने में। लॉर्ड रिपन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखना है। लॉर्ड रिपन, हम इसकी ट्री कैसे बना सकते हैं। रिपन, राइप जो पका हुआ है, उसने पके हुए ने बच्चों की टर्म्स एंड कंडीशन सेट की, कौन कितना काम करेगा, कितने घंटे काम करेगा, क्या एज है काम करने की। फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, इट प्रोहिबिट द एज ऑफ द चिल्ड्रन बिलो 7 ईयर्स ऑफ एज। मतलब इसने क्या किया,
वही 7 साल लिमिट थी 1881 में, बट उसके बाद 10 साल बाद एक नया रूल आया था 1891 में, उसमें 7 से 9 बढ़ा दी कि 9 साल से नीचे का बच्चा काम नहीं करेगा। ये 1891 में था, 1881 में 7 साल की एज थी, इसलिए फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। सेकंड है वर्किंग आवर रेस्ट्रिक्टेड फॉर आवर्स पर डे, फॉर 9 आवर्स पर डे फॉर द चिल्ड्रन हजार्डेड मशीन। ये ठीक है, जो 9 घंटे जो बच्चों के लिए काम की लिमिट रखी थी, बट ये आगे क्या बोल दिया, हजार्डस मशीनरी टू बी प्रॉपरली फेंस्ड ऑफ। जो मतलब खतरनाक मशीनरी है उनको फेंस ऑफ, पूरा जाली वाली लगा के पैक करके रखना कि बच्चों का हाथ न जाए, पैर न जाए और उनको हार्म ना हो लाइफ को। और थर्ड वर्ड इनकरेक्ट है, इट प्रोवाइडेड 4 हॉलीडे इन ए मंथ, मतलब 4 छुट्टियाँ एक महीने की इसने 1881 फैक्ट्री एक्ट ने लागू की थी। ओनली फॉर द चिल्ड्रन बट नॉट फॉर अदर्स, मतलब बच्चों के लिए 4 हॉलीडे थे, जैसे अब हॉलीडे होते हैं महीने में 4 एवरी सैटरडे संडे, तो इन्होंने बच्चों के लिए फिक्स किए थे 1881 में। बाद में 1891 में क्या हुआ था कि वीकली ऑफ सबको लागू कर दिया था विद रिस्पेक्ट टू द एज ऑफ द पर्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन 47th क्वेश्चन देख लेते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द फार्मिंग सिस्टम ऑफ इंट्रोड्यूस ड्यूरिंग कॉलोनी टाइम। मतलब फार्मिंग सिस्टम क्या कॉलोनी टाइम बोलते हैं अंग्रेजों के टाइम को, क्योंकि उन्होंने यहाँ पे कॉलोनी बना ली थी। इन्होंने बताया कि फर्स्ट ऑप्शन है अंडर दिस सिस्टम ए लैंड रिवेन्यू सेटलमेंट विद फार्मर्स फॉर ए फिक्स्ड टाइम पीरियड वाज टेकन। क्या लैंड रिवेन्यू सेटलमेंट था जो विद फार्मर्स फॉर ए फिक्स्ड टाइम पीरियड वाज अंडरटेकन, क्या फिक्स टाइम के लिए लैंड रिवेन्यू सिस्टम लागू किया था। क्या फार्मर्स विद परमानेंट इंटरेस्ट इन द लैंड वर ऑफन चूज फॉर द सेटलमेंट। जो परमानेंट इंटरेस्ट लेने के लिए फार्मर सेलेक्ट किए गए थे, क्या बंदों को कुछ बंदों को परमानेंट बेस पे हायर किया गया था कि यही लैंड रिवेन्यू कलेक्ट करेंगे। एंड थर्ड वन इज द सिस्टम पेव्ड द वे फॉर द सिस्टम ऑफ द परमानेंट सेटलमेंट ऑफ द लैंड रिवेन्यू अंडर ब्रिटिश। क्या इस सिस्टम से कि पक्का हो गया क्या परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम, जैसे हमने पहले डिस्कस किया था लैंड रिवेन्यू सिस्टम के बारे में, क्या जिसको हम बोलते हैं जमींदारी सिस्टम या परमानेंट लैंड सिस्टम, जो बंगाल, बिहार, उड़ीसा में था, राइटवाड़ी साउथ में था, क्योंकि मैंने कल भी डिस्कस किया था राउटवाड़ी थॉमस मुनरो ने लागू किया था, और इधर हरियाणा और पंजाब में महलवाड़ी सिस्टम लैंड रिवेन्यू सिस्टम था। लैंड रिवेन्यू होता है पैसे इकट्ठा, कर इकट्ठा करना, क्योंकि खेती कर रहे थे किसान तो उनसे कर लेते थे अंग्रेज कि आप खेती कर रहे हो तो हमें कर देना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा। ऑप्शन आंसर देख लेते हैं, फर्स्ट एंड थर्ड करेक्ट है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। 1772 में वारेन हेस्टिंग्स ने, क्या है ये न्यू सिस्टम इसने बना था, और कल हमने डिस्कस किया था वारेन हेस्टिंग्स के बारे में। ये पहले जो गवर्नर जनरल थे जिन्होंने हमारे पॉलिटिकल सिस्टम को, जुडिशियल सिस्टम को भी इम्प्रूव किया था। इसके बाद फिर लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था। तो इसमें क्या दिया हुआ है कि फार्मिंग सिस्टम को इसने लागू किया था। इसमें क्या था, हर टाइम पे क्या है अंग्रेज सिस्टम लाते रहते थे, इनको सिस्टम बोलते हैं कि प्रणाली, सिस्टम होता प्रणाली, कि एक तरीका लेके आते थे कि कैसे कितना कितना कर इकट्ठा करना है, कितना मैक्सिमम यहाँ से पैसा ले जाया जा सकता है। डायरेक्ट तो किसी से पैसे मांग नहीं सकते, लूट नहीं सकते, तो कर के हिसाब में, टैक्स के हिसाब में आदमियों को लूटते रहते थे। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। अंडर दिस सिस्टम ए 5-year सेटलमेंट ऑफ द लैंड रिवेन्यू विद द कॉन्ट्रैक्टर नोन एज द फार्मर रिवेन्यू फार्मर वाज अंडरटेकन। इसमें क्या कहा कि 5 साल के लिए लैंड रिवेन्यू जो भूमि कर था कॉन्ट्रैक्टर बेस पे हायर किए उन्होंने बंदे, 5 साल के लिए किसानों को हायर कर लिया कि ये बंदे किसानों से लेके रिवेन्यू कर लेके हमें पहुंचा देंगे। ठीक है। सेकंड वन क्या है, इनकरेक्ट है। फार्मर ऑफन चूजन हैड नो परमानेंट इंटरेस्ट इन लैंड एंड ट्राई टू एक्सटोर्ट एज मच रिवेन्यू एज पॉसिबल ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। इनमें क्या था, फार्मर जो थे उनसे जो सिलेक्टेड फार्मर का लॉट था, मतलब कुछ किसानों को उन्होंने सेलेक्ट कर लिया कि आप 5 साल के लिए इस काम करोगे, हायर कर लिया, आपको हम पेमेंट देंगे, आपको किसानों से फिक्स्ड जो रेवेन्यू है कर लेना है। पर वो फार्मर किसान क्या थे, उनको जस्ट क्या था कि अपना कर लेने से मतलब था, उसने लैंड में कोई सुधार नहीं किया, अपनी फसल को बढ़ाने के लिए कोई काम नहीं किया उन्होंने।
और थर्ड वन था अंडर दिस सिस्टम एक्चुअल रेवेन्यू कलेक्शन वेरिड फ्रॉम 1 ईयर टू ईयर सेल्डम मैच द ऑफिशियल एक्सपेक्टेशन। क्या होता था इसमें, क्या था, हर साल में एक्सपेक्टेशन ज़्यादा होती थी और टैक्स कम इकट्ठा होता। जैसे हमारी गवर्नमेंट सेम ऐसे जीएसटी के लिए एक्सपेक्टेशन ज़्यादा लगाती है, कर कम होता है हमेशा, 1 लाख करोड़ से हमेशा नीचे ही रहता है, कभी कभी ऊपर जाता है। और गवर्नमेंट हमेशा ही, गवर्नमेंट के पैरामीटर बजट में होते हैं कि 1 लाख करोड़ से ज़्यादा वो जीएसटी कलेक्ट करेंगे, सेम वैसे था। और इसमें क्या था कि 1784 में पिट्स एक्ट आया था। अब इसको हम ऐसे याद रख सकते हैं कि 1784 में पिट्स एक्ट आया था। तो पिट्स में इसको एक ट्रिक बनाते हैं जिससे हम याद कर सकते हैं कि पीट पीट के सुथरा बना दिया, मतलब सुंदर बना दिया, तो हम इसको छोरा सा बना दिया। इसको हरियाणी में एक लैंग्वेज होती है छोरा सा, तो 1784 इसकी ट्रिक बन गई, पीट पीट के सुथरा सा छोरा बना दिया। तो 84 से हम इसको कनेक्ट कर सकते हैं। ऐसे ट्रिक बना के रखो याद, हिस्ट्री को क्या फैक्ट्स एंड फिगर तो याद रखने पड़ेंगे, तभी इसमें सिलेक्शन हो पाएगा। एंड द कंपनी वाज एडवाइज टू इंट्रोड्यूस सिस्टम ऑफ परमानेंट लैंड सेटलमेंट इन बंगाल। परमानेंट क्या होता था, परमानेंट लैंड सिस्टम मैंने बता ही दिया कि जिसमें जमींदारों क्या है को फिक्स कर दिया जाता था कि 1/11 आपको अपने पास रखना, 10th 11 हमारे पास पहुंचाना है। यही मतलब इसने रास्ता पक्का कर दिया। पहले फार्मर सिस्टम आया, उसके बाद परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम एग्जिस्टेंस में आ गया था। और जैसे पता ही आपको कि परमानेंट लैंड सिस्टम कॉर्नवालिस ने किया था, और ये वारेन हेस्टिंग्स उससे पहले वाले थे, जो 1774 की बात है। तो 48th क्वेश्चन देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द इल्बर्ट बिल। इल्बर्ट बिल 1883। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं, इट वाज इंट्रोड्यूस ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ लॉर्ड रिपन। क्या ये इंट्रोड्यूस किया गया था, ये एग्जिस्टेंस में आया था लॉर्ड रिपन के टाइम पे। एंड सेकेंड ऑप्शन इज इट वाज इंटेंडेड फॉर ट्रायल ऑफ द यूरोपियन बाय इंडियन जजेस। क्या इसमें ध्यान दिया गया था कि ट्रायल क्या होता है, जैसे कोर्ट में ट्रायल होते हैं, मतलब प्रोसीडिंग्स कोर्ट की या किसी के ऊपर केस दर्ज होता है तो उसकी सुनवाई कौन कर सकता है, ट्रायल होता है इंडियन जजेस। क्या इल्बर्ट बिल क्या था कि जो पहले क्या था, अंग्रेज थे, वो कुछ जुर्म कर देते थे तो उनकी सुनवाई क्या है अंग्रेज ही करते थे, और इंडियंस की सुनवाई तो अंग्रेज करते ही थे। पर ये पावर मिली हुई थी, इंडिया में भी जज सेलेक्ट हो गए थे, पर इंडिया के जज कभी भी यूरोपियन कंट्री के पर्सनल की सुनवाई नहीं कर सकते थे, तो उसके खिलाफ इल्बर्ट बिल आया था। एंड थर्ड ऑप्शन इज द डिफेंस एसोसिएशन वाज फॉर्म्ड टू सपोर्ट द बिल अमिड्स होता है इन बिटवीन द अपोजिशन फ्रॉम द यूरोपियन। क्या डिफेंस एसोसिएशन वा क्या है, अंग्रेजों ने बना दी थी इसके खिलाफ, इल्बर्ट बिल के खिलाफ बना दी। इल्बर्ट बिल इंडियंस ने लागू किया था। फर्स्ट एंड सेकंड करेक्ट है इसका। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल ए यूरोपियन कुड बी ट्राइड ओनली बाय यूरोपियन जज मजिस्ट्रेट एंड नॉट बाय इंडियन। वही मैंने बताया कि जो अंग्रेजों के टाइम पे जो जज बोल दो या मजिस्ट्रेट बोल दो कि उनको ट्रायल करता था कोर्ट में, बस अंग्रेज ही करेगा, इंडियन नहीं कर सकता था। द इल्बर्ट बिल 1883 में, हम इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि 1885 में कांग्रेस बनी थी, उससे 2 साल पहले की बात है ये। तो ये इल्बर्ट बिल आ गया, वाज इंट्रोड्यूस टू एंड द डिस्क्रिमिनेशन। ये इंडियंस ने इंट्रोड्यूस किया था इल्बर्ट बिल कि जो इसको एंड करो, क्योंकि इंडियंस को भी पावर होनी चाहिए अंग्रेजों के केस की ट्रायल करने का। इल्बर्ट बिल वाज इंट्रोड्यूस बाय सीपी इल्बर्ट, लॉ मेंबर ऑफ ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ द लॉर्ड रिपन। हमने पहले भी लॉर्ड रिपन देखा, कहाँ पे देखा है कि जिन्होंने फैक्ट्री एक्ट लेके आए थे 1881 की तो बात है वो। आप हिस्ट्री को ऐसे कनेक्ट करके याद रखो, हो पूरी याद रहेगी। 1881 में फैक्ट्री एक्ट आया था पहला, जिसमें एज लिमिट बच्चों की 7 साल सेट की गई थी। उसके बाद 1891 में फैक्ट्री एक्ट में अमेंडमेंट हुए तो उसमें 7 से 9 बढ़ा दी थी एज। तो सेम लॉर्ड रिपन है। और जो क्या थे इल्बर्ट, सीपी इल्बर्ट थे, इसका लॉ मेंबर थे इसके, इनके पीरियड के टाइम पे 1883 के। सेकंड ऑप्शन देखते हैं, द इट वाज इंट्रोड्यूस टू एंड डिस्क्रिमिनेशन विद रिस्पेक्ट टू ट्रायल ऑफ यूरोपियंस। जो यही मैंने बात बोली कि जो यूरोपियन का ट्रायल करना था इंडियंस को, इसके लिए बनाया गया था। तो इसको रोकने के लिए क्या किया अंग्रेजों ने, एक डिफेंस एसोसिएशन नाम की अपने
4-5 बंदे जो भी हैं इकट्ठे हो गए इसका अपोज करने के लिए अंग्रेज़ों ने। इस थर्ड ऑप्शन में इनकरेक्ट है ये, क्योंकि यूरोपियन अपोज दिस बिल स्ट्रॉन्गली एंड एस्टैब्लिश एन ऑर्गेनाइजेशन डिफेंस एसोसिएशन उसका नाम रख दिया कि डिफेंस में इल्बर्ट बिल आप लोग इंडियंस लेकर आ रहे हो तो, और हम उसके अगेंस्ट में डिफेंस एसोसिएशन बना देते हैं, कुछ आदमी इकट्ठा होकर डिफेंस करेंगे आपका। दे इवन रेज ए फंड ऑफ 1,50,000 रुपीज़ टू फाइट दिस। 1,50,000 रुपये उन्होंने बोल दिया कि हम इसको इकट्ठा करेंगे और इसका अपोज करेंगे आपके इल्बर्ट बिल का। 49th क्वेश्चन देखते हैं। विद रेफरेंस टू दी रंगपुर रेबेलियन ऑफ दी 1783 कंसीडर द फॉलोइंग। हमने आज कल भी पढ़ा कि संथाल अपराइजिंग राजमहल हिल के पास हुई थी, जो भी झारखंड की जगह थी। आज भी पढ़ा हमने कि उड़ीसा के जैसे बंदों से नमक बनाने की पावर छीन ली गई और उनको तंग किया जाता था, तो वो भी रेबल बन गए थे, लैंडलॉर्ड्स जो थे वहाँ के, उनके खिलाफ। तो इसमें भी एक ट्राइबल मूवमेंट की, इनको ट्राइबल अपराइजिंग बोलते हैं और ये पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। अब ये बात करते हैं रंगपुर रेबेलियन ऑफ दी 1783। 1783 में एक रंगपुर जगह है, उसके रेबेलियन के बारे में बात है। फर्स्ट ऑप्शन, इट वाज क्लोज्ड बाय ड्यू टू ऑपरेशन बाय द रेवेन्यू कॉन्ट्रैक्टर्स। जो रेवेन्यू के कॉन्ट्रैक्ट लेते थे उनके ऑपरेशन से, दबाव से वो जागे थे, रेबेल किया था। इट वाज एन आर्म रेबेलियन ऑफ द पीसेंट्स। क्या उसमें हथियार यूज हुए थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। ट्राइबल जो रहते हैं हमें इसको बहुत याद रखना। हाँ, ये आर्म रेबेलियन था, और इसमें ही बेस्ट पूछते हैं क्वेश्चन कि ये आर्म रेबेलियन था या नॉन आर्म रेबेलियन था। एंड थर्ड ऑप्शन इज बोथ हिंदू एंड मुस्लिम पीसेंट्स फाउट साइड बाय साइड। हिंदू मुसलमान जो किसान थे इकट्ठे लड़े थे। आंसर देख लेते हैं। फर्स्ट एंड सेकंड एंड थर्ड तीनों करेक्ट हैं। रंगपुर रेबेलियन ऑफ द 1783 टूक प्लेस इन द नॉर्थर्न डिस्ट्रिक्ट ऑफ बंगाल। जो क्या था, बंगाल में रंगपुर जगह थी। 1783 में नॉर्थर्न डिस्ट्रिक्ट ऑफ बंगाल में रेबेलियन हुआ था। इट एन एग्जाम्पल ऑफ पीसेंट टेकिंग द इनिशिएटिव ऑन देयर ओन ऑफर रेजिस्टेंस टू द ब्रिटिश रूल। ये ब्रिटिश रूल के खिलाफ था, इन्होंने अपने ले लिया था ये। तो वो जो हमने कल पढ़ा था वो तो जमींदारों के खिलाफ था, संथाल अपराइजिंग। ये क्या है, ब्रिटिश रूल के खिलाफ था। ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि बंगाल में रंगपुर जगह थी 1783 में, जो वहाँ के बंदे थे अंग्रेजों के खिलाफ हो गए थे। क्या क्या कारण थे उसके, कि बोला गया रेवेन्यू कॉन्ट्रैक्टर, जो कॉन्ट्रैक्टर थे जो कर इकट्ठा करने के लिए थे, ब्रिटिश इंडिया कंपनी के, ईस्ट इंडिया कंपनी के जो आदमी थे। जैसे सेम ऐसे फार्मिंग सिस्टम में भी तो कॉन्ट्रैक्ट पे आदमी हायर किए थे उन्होंने, 5 साल के लिए फिक्स कर दिया था कि आपको पैसा ही देना है। तो वो पैसा देते थे, वो अपने उसके ध्यान नहीं देखते थे उपज का बढ़ाने के लिए। सेम ऐसे ही जो रेवेन्यू कॉन्ट्रैक्टर थे उनसे तंग होके इन्होंने रेबेल किया था। और जो क्या है, इन इम्पोज हाई रेवेन्यू डिमांड्स ऑफ द पेशेंट ऑन ऑफन कलेक्टेड सेसेस। सेसिस क्या होता है, जैसे आज भी हम यूज करते हैं टर्म सरचार्ज और सेस। मतलब किसी चीज़ पे हम एजुकेशन सेस लगा देते हैं कि एजुकेशन के नाम का बच्चों का ये जाएगा 2% सेस इस प्रोडक्ट पे। जैसे किसी भी हम प्रोडक्ट पे एक्स्ट्रा सेस और सरचार्ज, इनके लिए अब कभी अलग वीडियो में बात करेंगे कि सेस और सरचार्ज में क्या डिफरेंस होता है। पर सेस होता है कि एक्स्ट्रा टैक्स, इलीगल टैक्स लगाते थे वे, इसलिए वे परेशान हो गए, उन्होंने अपराइजिंग कर दी थी रंगपुर जंगे वाले जो वहाँ पे नॉर्मल आदमी रहते थे। अंडर दिस सिस्टम द रेवेन्यू कॉन्ट्रैक्ट एंड द गवर्नमेंट 9/10 ऑफ दी हु, ये मतलब 9/10 का हिस्सा ऊपर ले जाते थे किसान से। एंड द सेकेंड वन इज करेक्ट, इट वाज एन आर्म रेबेलियन। हाँ, ये आर्म रेबेलियन था। ये अटैक द लोकल कोर्ट, कचहरी बोलते हैं जिसको, CUTCHERE, कचहरी, हिंदी में कचहरी बोलते हैं। और उसने ग्रेन स्टोर्स, अनाज के स्टोर्स थे वो छीन लिए, फोर्सफुली रिलीज और कैदियों को भी छुटवा दिया था। तीसरा भी करेक्ट है। ड्यूरिंग द मोमेंट बोथ हिंदू एंड मुस्लिम पीसेंट्स फाउट साइड बाय साइड। हिंदू और मुसलमानों ने साथ में मिलके लड़ाई लड़ी थी। और दे कॉल लीडर नवाब, उनको लीडर को उन्होंने अपना नवाब बोला था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50th क्वेश्चन। द कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेफरेंस टू द कमिटी ऑन वर्ल्ड फूड सिक्योरिटी विच वाज द रिसेंटली न्यूज। वर्ल्ड फूड सिक्योरिटी है, उसके बारे में ऑप्शन दिए हुए हैं, उनमें से करेक्ट हमें छांटना है।
It is an international intergovernmental platform which works to ensure food security and nutrition for all. तो ये ऑर्गेनाइजेशन है जो क्या सबके लिए फूड सिक्योरिटी की बात करती है, और जैसे हम हंगर इंडेक्स देखते हैं उसमें न्यूट्रिशन की भी बात करते हैं, खाली भूख की रोटी खाना नहीं बट न्यूट्रिशनल फूड खाना भी एक इम्पोर्टेंस है बॉडी की, उसी के बारे में ये बात करती है क्या। और इंटर गवर्नमेंटल मतलब अलग अलग देशों की गवर्नमेंट के बीच का प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आके बात कर सकते हैं इसके बारे में। सेकेंड ऑप्शन है इट्स रिपोर्ट्स टू द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली एंड फूड एंड एग्रीकल्चर, FAO बोलते हैं, जिसका रोम में हेडक्वार्टर है। तो ये बोला गया कि क्या उसका उसका रिपोर्ट्स ये यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली को भेजती है और FAO को भेजती है, दोनों को भेजती है क्या। और थर्ड ऑप्शन है इट इज़ एंटायरली फंडेड बाय द फूड एंड एग्री FAO जो रोम में है इसका हेडक्वार्टर। तो आंसर देख लेते हैं हम इसका, फर्स्ट एंड सेकेंड इसका ठीक है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। द कमेटी ऑन वर्ल्ड फूड सिक्योरिटी, मतलब वर्ल्ड पूरे संसार की फूड सिक्योरिटी, फूड के सिक्योरिटी के बारे में बात करते हैं, कमेटी है। एंडोर्स द फर्स्ट एवर वॉलेंट्री गाइडलाइंस ऑन द फूड एंड न्यूट्रिशन, उन्होंने गाइडलाइन जारी कर दी, कमेटी बनी, उन्होंने गाइडलाइन जारी कर दी कि भाई आपको इतना न्यूट्रिशन फूड मिनिमम डिसाइड कर देते हैं, क्वांटिटी इतनी कैलोरी फूड खाना ही है आदमी को, ये एक मिनिमम पैरामीटर है। उसी बेस पे वो जज करते हैं अलग अलग देशों में क्या इस देश के आदमी को न्यूट्रिशन फूड मिल रहा है या नहीं है। तो इसका क्या था, इट एम्स, इसका क्या वो था उद्देश्य है, टू सपोर्ट द कंट्री टू इराडिकेट हंगर एंड माल न्यूट्रिशन। वही कि पैरामीटर चेक करेंगे कि इतने आदमियों को माल न्यूट्रिशन में जी रहे हैं, क्या उनको टाइम पे न्यूट्रिशन फूड मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। और फर्स्ट स्टेटमेंट इसकी करेक्ट है, CFS जो है तो इज़ द फोरमोस्ट इंटरनेशनल एंड इंटर गवर्नमेंट फॉरम, ये इंटरनेशनल है और इंटर गवर्नमेंटल अलग अलग देशों की सरकारें आके यहाँ पे बात करती हैं, इंश्योर करती हैं कि पक्का मिले सबको फूड सिक्योरिटी और न्यूट्रिशन टू ऑल, सबको न्यूट्रिशन फूड मिले। और सेकंड इज करेक्ट, जो रिपोर्ट्स है टू यूनाइटेड नेशन एंड थ्रू दी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली को रिपोर्ट पहुंचती है इसकी, और इसका वर्ल्ड फूड सिक्योरिटी बोलते हैं। तो इसकी रिपोर्ट यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली को पहुंचती है थ्रू इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, जो इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल को ये रिपोर्ट भेजेगा तो वहाँ से यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली को हो जाती है। और ये फूड एंड FAO बोलते हैं जो इसका हेडक्वार्टर रोम में है, तो उसको भी रिपोर्ट इसको जाती है, कॉन्फ्रेंस होती है जो FAO की कॉन्फ्रेंस होती रहती है एनुअल बेस पे हर साल में, कि किस देश में क्या स्थिति चल रही है, किसको जितना न्यूट्रिशन फूड और माल न्यूट्रिशन का शिकार है, अगर कोई है तो उसको हेल्प पहुंचाते हैं, WHO के जैसा ही है। और थर्ड है इट रिसीव द, थर्ड इनकरेक्ट है, इट रिसीव द कोर फंडिंग, अकेली ये FAO से इनको फंडिंग नहीं मिलती, इनको मिलती है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम से भी फंडिंग मिलती है, और इसको फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, तो 3 ऑर्गेनाइजेशनों इसकी फंडिंग होती है। I think that's enough for today. I will come tomorrow with new questions and try to learn these things, because I have provided here in Hindi and English both, like data is there, you can read all of them. And if you are liking my initiative, please subscribe my channel and share to